नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1987 1987 और जन्म का जो समय है वो प्रातः 8:55 का है, बेंगलोर, कर्नाटका। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया और श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इन्होंने जन्म लिया है और पुष्य नक्षत्र के तृतीय चरण में ब्राह्मण वर्ण, देवगण, कर्क राशि, ये जल तत्वीय राशि है और इस राशि के राशिश जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। अब सीधे इनकी जन्म कुंडली के अंदर आइए। एक बार जन्म कुंडली को मैं पहले समझा दूं, इसके बाद इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं इनके प्रश्नों की ओर भी आपको लेकर के चलूंगा। तो सिंह लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं और पाएंगे कि लग्नेश जाकर के कुंडली के 12वें में मंगल, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र, ये 4 ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो वहीं यदि इनकी कुंडली के लग्न को देखेंगे तो इस तरफ सूर्य मंगल और इधर केतु लग्न पाप कर्तरी योग में, परंतु प्लस पॉइंट क्या है, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर पड़ जाना। प्रिय दर्शकों, अभी बीते दिनों भी कई सारे सूत्रों में से एक सूत्र ये मैंने बताया था कि जन्म कुंडली के नवम में यदि देव गुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि कुंडली के बहुत से दोषों का समन ये अकेले देव गुरु बृहस्पति करने वाले हैं। अब इनकी कुंडली के जन्मांक और नौमांश दोनों में ही देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में ही बैठे हैं। वर्गोत्तम ही नहीं है परंतु भाग्य भाव में ही बैठे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं इनकी कुंडली में एक माइनस पॉइंट के रूप में आप शनिदेव को देखिए। शनिदेव केंद्र के भी स्वामी हैं परंतु वो षष्ठेश भी हैं। चतुर्थ में शनिदेव क्षेत्रकारक होते हैं, यानी मैं हमेशा कहा करता हूं ऐसे जातकों के जीवन काल में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, भूमि, भवन इत्यादि बहुवचन में कराते हैं। ये अलग बात है कि इनकी दृष्टि लग्न पर होने के कारण जीवन काल में कोई भी कार्य कभी वक्त पर नहीं हो पाता, हर कार्य विलंबित होने लगता है और भूमि भवन का सुख देते भी हैं तो उससे सदैव के लिए दूर कर देते हैं, परंतु देते अवश्य हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वहीं यदि ये सिंह लग्न की कुंडली है तो यहां पर बुध जो कि धनेश और लाभेश होते हैं, लाभ भाव में आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जाकर के बैठे हुए हैं और ये महाधनी योग है। अब गौर करिए तो इनकी कुंडली में आपको महाधनी योग दिखाई पड़ेगा, तो वहीं 4 ग्रह व्यय भाव में बैठे आपको दिखाई पड़ेंगे। अब चूंकि इनका जन्म किस दिन का है तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा का, जहां चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होता है, ये क्षीण चंद्रमा माना जाएगा। अब गौर करिए इनकी कुंडली में एक और पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, तो इन सभी ग्रहों पर यानी शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु को कारक माना गया है, ये आकस्मिक धन कारक ग्रह माने गए हैं यहां पर, तो ये अच्छी स्थिति है। और एक और चीज आप गौर करिए तो यहां पर शनिदेव जो कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं वृश्चिक राशि में। अब इसके स्वामी जो बनते हैं कौन है, मंगल। वो मंगल कैसे हैं, तो मंगल जाकर के जन्म कुंडली के 12वें भाव में नीच राशि में आश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। अब गौर करिए कि भाव अधिष्ठित जो ग्रह है वो भावपति के कारण भी प्रभावित होता है। तो यहां पर नीच जिस राशि में ये बैठे हैं शनिदेव, उसका राशिपति नीच का हो गया है। फलतः शनिदेव जो कि कुंडली के चतुर्थ में है, ये जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो हृदय का भाव है, भावनाओं का भाव है। यहां पर शनिदेव एक अज्ञात भय तो उत्पन्न करेंगे ही, मानसिक रूप से सदैव जातक अथवा जातिका को
पीड़ित या परेशानी उत्पन्न करने का वो कारण बनेंगे। हालांकि मैं पुनः इस बात पर आ जाता हूं कि इस कुंडली का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है देवगुरु बृहस्पति का भाग्य भाव में होना। अब यहां एक पॉइंट बता दूं कि षडबल देखने से पता चलता है कि शनिदेव सबसे बली है। नौमांस में इनके शनिदेव पंचम में बैठे हुए हैं और वो शनिदेव स्वगृही हैं और सप्तमस्थ नीच के बुध पर, ध्यान से सुनिएगा, इनके नौमांस में सप्तमस्थ नीच के बुध पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि और शुक्र जो कि लाभ भाव में नौमांस में बैठे हैं शनिदेव की सातवीं दृष्टि से वो दृष्ट हैं। इसका एक सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी ये मतभेद की स्थिति उत्पन्न कराएगा जरूर, या एक विचारों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न कराएगा। खैर, अब इनके हम फिर से लग्न पर आते हैं। सिंह लग्न के जातकों के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं कि वैसे तो नेक दिल होते हैं, परंतु वाणी में कड़वाहट, वहीं देखा जाए तो थोड़ा सा ईगो की भी प्रॉब्लम इनके साथ होती है। स्वभावतः ऐसा देखा जाए तो वो सिंह का स्वभाव भी है। अब सीधे इनके प्रश्न की ओर मैं आपको लेकर के चलता हूं। अब देखा जाए तो इनका प्रश्न है, मेरा विवाह 20 जून 2014 में हुआ था। मेरे ससुराल वालों के साथ मेरे तनावपूर्ण संबंध को देखते हुए मैं अपने वैवाहिक जीवन से क्या उम्मीद कर सकती हूं? भविष्य में वैवाहिक जीवन कैसा होगा? और इसके साथ ही इन्होंने अपने पति की भी कुंडली दी हुई है, जिससे जब मैंने मैच किया इनकी कुंडली को इनके पति की कुंडली से मैच करके देखा, चूंकि ये विषय यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, केवल एक ही इतना विषय है इनको ये जानना है, तो इस विषय के लिए मैं आपको बस इतना बता देना चाहता हूँ कि इनके पति के साथ इनकी कुंडली लगभग 25 गुण मिलती है। वैश्य वर्ण के पति हैं, ब्राह्मण वर्ण की ये हैं, ये माइनस पॉइंट है। पति का वर्ण उच्च होना चाहिए, पत्नी का वर्ण निम्न हो तो अच्छा है। यहाँ पर ये कमजोर पड़ रहा है। शुक्र और चंद्रमा की ग्रह मैत्री बेस्ट तो नहीं हो सकती, बाकी नाड़ी दोष इत्यादि नहीं है, परंतु शुक्र चंद्रमा की ग्रह मैत्री है तो काम चलाने के लिए ठीक है। ये देवगण की है, पति इनके मनुष्यगण के हैं, तो ये भी काम चलाने के लिए ठीक है। तो इनका ये जो प्रश्न है कि दाम्पत्य, मैं एक बात यहां पर बता देना चाहता हूं, इन्होंने पति के साथ तनावपूर्ण नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है ससुराल वालों के साथ। लेकिन मैं सदैव अपने कार्यक्रमों में एक बात आपको कहते मिल जाऊंगा कि विवाह ससुराल वालों के साथ नहीं, विवाह पति के साथ हुआ है। पति के साथ अगर संबंध ठीक हो तो बाकियों के साथ संबंध खराब भी हो तो काम चल जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि नौमांस देखने से पता चलता है कि सप्तमस्थ नीच के बुध पर शनि की दृष्टि ये दाम्पत्य सुख से वंचित कराने वाली स्थिति है। अब वहीं अगर आप इनकी कुंडली को ऐसे देखें तो इनके पति की जो कुंडली और इनकी जो राशि, इनकी राशि जो बनती है और इनके पति की जो राशि बनती है वो क्रमशः कर्क और वृषभ बनती है। तो राशि वाइज भी स्थिति ठीक ही है, दोनों एक दूसरे को बहुत, अब पति की जो राशि है और इनकी जो राशि है इसमें दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत, और इनके पति की कुंडली में सप्तम भाव पर शनिदेव की दृष्टि और सप्तमेश पर शनिदेव की दृष्टि, राहु की दृष्टि जो है सप्तमेश पर है। तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक एकाकीपन सा, सूनापन सा तो रहेगा ही रहेगा। और एक सबसे बड़ा कारण है षडबल में शनिदेव का सबसे बली हो जाना। जब किसी भी कुंडली में शनिदेव षडबल में सबसे बली दिखाई पड़े तो समझ लीजिए उस जातक के जीवन काल में एक उदासीनता तो रहेगी ही। मैं अब आता हूं इस विषय पर कि यह है पति का भाव, और यह है 4 घर आगे पति की माता, और यह है पति के पिता। अब यहां देखें तो माता के घर का मालिक 12वें में और पिता के घर का मालिक भी 12वें में, और सब पर राहु की दृष्टि, और साथ ही साथ ये हुआ माता का घर, और यानी सास और ससुर की बात हम कर रहे हैं यहां पर। तो इस पर भी अगर स्थिति को देखें तो राहु की सीधी दृष्टि पड़ रही है, और ये जो भाव आप देख रहे हैं यानी कुंडली का ये जो 10वां भाव, यहां पर भी केतु की दृष्टि का पड़ जाना, ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में एक उदासीनता तो ला ही रहा है, गृह कलह की स्थिति को भी प्रदर्शित कर रहा है। मैं फिर से आ जाता हूं इस विषय पर कि ये कोई चिंता की बात नहीं है कि तनाव है, दाम्पत्य जीवन में आपकी कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। आपका दाम्पत्य सुख ठीक है, पति के साथ जितना भी सामंजस्य हो तो रहेगा ही। देखिए, सबसे पहले समझने वाला विषय क्या है कि आपको वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो शुक्र की दशा चल रही है। अब हम किस कुंडली की चर्चा कर रहे हैं? तो सिंह लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। अब सिंह लग्न की कुंडली में गौर से देखा जाए तो शुक्र की दशा को हम कोई श्रेष्ठ और कारक दशा तो नहीं कह सकते कि नहीं जी तो जीवन काल की सर्वाधिक श्रेष्ठतम और कारक दशा चल रही है। अब अगर आप गौर करें तो इनकी कुंडली में शुक्र की दशा 2018 से शुरू हुई है, जो 2038 तक चलेगी, और उसके बाद सूर्य चंद्रमा मंगल इत्यादि। अब इनका शुक्र जो है वो शुक्र 12वें भाव में बैठा है, एक अंश 13 कला के साथ। हालांकि अति शत्रु या शत्रु शब्द आपके लिए इसके लिए कहिए कि अति शत्रु ही है वो जाकर के बैठा, लेकिन शुक्र को 12वें भाव में अत्यंत बल मिलता है।
तो शुक्र के 12वें में होने से लग्जरियस इत्यादि के लिए तो वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र दाम्पत्य के कारक हैं, तो उसमें कमी, एक उदासीनता लाएंगे। फिर भी विवाह टूटेगा नहीं, तो इसकी चिंता छोड़िए। इन्होंने लिखा है मेरा एक बेटा है, उसका भविष्य कैसा होगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे। आपकी कुंडली में संतान भाव का स्वामी नवम में बैठे हैं, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ। और आपकी पति की कुंडली में भी देखें तो संतान पति उच्च के होकर के शनिदेव लग्न में बैठे हुए हैं। फलतः संतान को लेकर के, संतान की तरफ से संतान के भविष्य को लेकर के कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का संतान पर पड़ना और बुध की दृष्टि का संतान भाव पर पड़ना, ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है। तो संतान को लेकर के आपको कोई चिंता नहीं करनी है। वर्तमान समय में मैं IT विभाग में नौकरी कर रही हूं, क्या मैं कोई बिजनेस कर सकती हूं? यदि हाँ तो किस क्षेत्र में और कब? देखिए, आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। वैसे तो बुध जो कि व्यापार कारक है लाभ भाव में बैठे हुए हैं, और सप्तमेश शनिदेव जो कि व्यापार भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। चतुर्थ पति जाकर के कुंडली में नीच का है। मेरी राय है आप व्यापार की ओर न जाएं। आप बहुत ज्यादा करना चाहती हैं तो बुध की दृष्टि पंचम पर है, शेयर मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि यहां भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, और कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो तो शेयर मार्केट में निवेश करने में सबसे बड़ी समस्या ये कठिनाई ये उत्पन्न होती है कि जातक को पता होता है कि वो गलती कर रहा है, फिर भी गलती करके अपना पैसा जो कमाया होता है वो डुबा देता है। तो मैं शेयर मार्केट में भी बड़ा संभल के ही निवेश करने की सलाह दूंगा, लेकिन फिर भी एक साइड में काम आप कर सकते हैं, क्योंकि पंचम भावपति बलि दिखाई पड़ रहे हैं। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शेयर मार्केट के कारक ग्रह बुध राहु के नक्षत्र में होने से भी कोई नुकसान नहीं, और आकस्मिक धन लाभ के योग हैं आपकी कुंडली में। तो शेयर मार्केट की ओर मैं जाने की सलाह आपको दूंगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा काम के रूप में हो जाएगा। आप व्यापार की तरफ न जाएं तो ज्यादा अच्छा हो। वैसे फिर भी मैं बता दूं कि लग्न का मान आपकी कुंडली में 18 अंश और सूर्य आपकी कुंडली में 8 अंश, चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में 12 अंश, यानी लग्न के पास अंश ज्यादा है। 10 घर आगे शुक्र नौमांश में चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा से संबंधित यह व्यापार करने के लिए कह तो रहा है, लेकिन मेरी राय नहीं है कि मैं आपको व्यापार करने की सलाह दूं। आप एक्स्ट्रा के रूप में शेयर मार्केट का चुनाव करिए, अलावा इसके कुछ नहीं। बाकी आप कार्य क्षेत्र में जैसा कर रही हैं, सिंह लग्न है आपका, सिंह लग्न के जातक कार्य क्षेत्र में नौकरी में ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी होगी? मैं हमेशा से विदेश में सेटल होना चाहती हूं, क्या भविष्य में संभव है? केवल एक बार 2022 में कतर गई हूं। आपकी कुंडली में स्वदेश का स्वामी विदेश में, विदेश का स्वामी विदेश में, और परमानेंट विदेश का स्वामी भाग्य में है। आपको मैं बता दूं कि यह भी देखिए कमाल है कि आप अभी तक मात्र एक बार जा सकी हैं, और वो भी कतर। आपकी कुंडली में सदा के लिए विदेश में बसने का योग है। और तो और ये भी देखिए कि अब देखिए यहां पर मैं अपने ज्योतिष के सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। देखिए, कई बार कुंडली में योग से ही बात नहीं बनती। अब एक स्त्री की कुंडली है ये, अब एक स्त्री के साथ अगर देखा जाए तो सीधा अपना सामान उठाए और विदेश चली जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं। पति है, बच्चा है, सबकी स्थिति बनेगी तब जाकर के वो जा सकती है। तो इस स्थिति में कुंडली के योग भी कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, जब ऑलरेडी शनि चतुर्थ में घर से दूर रहने के लिए बाध्य करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और समझिएगा इस विषय को कि चतुर्थ का शनि घर से दूर रहने के लिए बाध्य करता है, और इनकी कुंडली में स्वदेशपति विदेश में जाकर के बैठे नहीं, विदेश योग बहुत प्रबल है। तो जब विदेश भाव आप देखें तो स्ट्रेंथ कहां है? मैंने एक सूत्र बताया था, कार्यक्रम बताया था कि मैंने कहा था कि कुंडली में किसी भी भाव में यह हो सकता है कि बहुत से ग्रह हों, तो वही भाव आपका स्ट्रेंथ है। तो व्यय भी इनका स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं। मुक्ति, यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कुंडली के 12वें भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, ये मुक्ति का भाव है। तो मुक्ति मीन्स जरूरी नहीं मृत्यु वाली मुक्ति, मुक्ति हर तरह से जीवन में जब जब परेशानियों में आप पड़े तब मुक्ति, तो ये बहुत अच्छा है। तो असल में आपकी कुंडली का तो मूल बल ही विदेश में है, लेकिन अब समस्या यह है कि आपके पति की स्थिति बन जाए, बच्चे की स्थिति हो जाए। बच्चा तो पीछे है, पति, उनकी स्थिति बन जाए तभी संभव है। हो सके तो अभी ही, मैं ये भी नहीं कह सकता कि नहीं बहुत इंतजार करना है। आपकी कुंडली में तो अभी भी योग चल रहा है, अभी भी योग चल रहा है। तो आप तो बस प्रयास करवाइए, अगर कोई बात बन जाए तो इससे बेहतर समय का क्या इंतजार करना। अभी भी आपकी कुंडली में योग है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो ढैया चल रही है आपको, 7.5 वगैरह तो नहीं है पर ढैया है। पर यह चंद्रमा शनि का नवम पंचम योग है, जिसकी सदैव मैं चर्चा किया करता हूं कि एकमात्र यही स्थिति है शनि और चंद्रमा के संबंध की जहां 7.5 और ढैया में नुकसान नहीं वरन फायदा मिलता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये वो टाइम है जब आप विदेश गमन करने के लिए चाहें तो ये शनि की ढैया भी आपको सहयोग करने वाली बनेगी। तो सर्वश्रेष्ठ है विदेश में सेटल होना, और चल रहा है टाइम। अब ये आप मुझसे पूछिए कि देखिए योग कुछ नहीं करता, उसके लिए किया जा रहा आपके द्वारा प्रयत्न ही मायने रखता है। आप अभी से लग जाइए, आपकी कुंडली में योग है, रास्ता तुरंत मिल जाएगा। और रही बात आर्थिक स्थिति की, तो आपकी कुंडली में महाधनी योग है, तो धन को लेकर के तो कोई चिंता ही नहीं है। हाँ, धन टिकेगा नहीं क्योंकि व्यय भाव भी बहुत मजबूत है आपका।
तो व्यय भाव का इतना मजबूत होना धन संचित नहीं होने देगा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुद्दा है धन आगमन। यहां गौर करिए तो यह है जन्म कुंडली का लाभ भाव, धन भाव, और यह है लाभ भाव। ये लाभ और धन, और ये जो धन और लाभ के स्वामी हैं वो धन कारक के साथ तीसरे 11वें का संबंध बना रहे हैं। तो धन कारक के साथ तीसरे 11वें का जब संबंध कुंडली में बन जाए तो ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। तो आपकी कुंडली में कभी भी धन को लेकर के कोई चिंता है ही नहीं। आप मूल फोकस धन आगमन पर लगाइए, संचयन के लिए आपको सोचना नहीं, क्योंकि संचित होने वाली स्थिति इस कुंडली में ज्यादा मुझे दिखाई पड़ती नहीं है। तो जो भी है धन आगमन की स्थिति बने वही आपके लिए श्रेष्ठ है। आगे इन्होंने लिखा है कि कुंडली के अनुसार आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा होगा, क्या चिंता का कोई समय या महत्वपूर्ण सावधानियां जिन पर मुझे विचार करना चाहिए। देखिए आपकी कुंडली में जो रोग भाव है इसके स्वामी शनिदेव चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हैं, और चंद्रमा जाकर के कुंडली के 12वें भाव में पुष्य नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में बैठे हैं। अब अगर आप मेरी दर्शिका हैं, आप मेरा कार्यक्रम देखती हैं, तो मैं सदैव कहा करता हूं कि जब जन्म कुंडली में राहु, केतु या शनि चंद्रमा के नक्षत्र में हो, अथवा चंद्रमा के नक्षत्र में शनि, केतु ये सब चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा इनके नक्षत्र में हो, तो जातक को एक अज्ञात भय, मानसिक अशांति, और तो और ऐसे जातकों में आत्महत्या तक की प्रवृत्ति जागृत कराने वाली बात आ जाती है। और ये बात आपकी कुंडली में लागू होती है। यहां हस्त नक्षत्र में केतु बैठे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा स्वयं पुष्य नक्षत्र शनिदेव के नक्षत्र में है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय आपकी कुंडली में, मानसिक अशांति, यानी आप इसको एंजाइटी डिप्रेशन भी कह सकती हैं, इसका योग आपकी कुंडली में है। तो ये एक पहला रोग। दूसरा अगर देखें तो जब कुंडली के 6वें 8वें भाव से किसी भी तरह से गुरु का संबंध बनता है तो ऐसे जातकों को मैं कहा करता हूं सन्यासीवत जीवन बिताइए, खान पान पर बहुत नियंत्रण रखिए। पेट का रोग आपको परेशान करेगा। काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि को पंचम भाव का स्वामी कहा गया है, पंचम भाव पेट है। अब सिंह लग्न वालों की कुंडली में अगर देखा जाए तो ये लग्न में ही स्थिति आ जाती है, और अगर ये राशि किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए तो यह पापकर्तरी योग है, तो उस अवस्था में जातक को पेट जन्य रोग की संभावना उत्पन्न होती है। तो आपको अपने खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। अब ये तय जानिए कि आपके जीवन काल में जो भी रोग उत्पन्न होंगे उसमें पेट एक बहुत बड़ा कारण होगा, यानी खान पान बहुत बड़ा कारण होगा। अष्टम के राहु के चलते ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो कई बार एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब वो गुरु की राशि में वैसे तो बैठे हो, लेकिन हड्डियों, जोड़ों, नसों में दर्द, कई बार नस शरीर के भीतर दबा हुआ है, दिखाई नहीं पड़ता, तो उसमें ये कुंडली का जो अष्टम भाव है गुप्त भाव है, तो आकस्मिक इस तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं और वो लंबे समय तक चलने लगती हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ऐसे कोई बड़ा चिंता वाली बात तो नहीं, इतना ही का आप ध्यान रख लीजिए। बाकी सूर्य 12वें में है तो ये आंखों में भी थोड़ी परेशानी उत्पन्न कराएंगे, तो आपकी दाहिनी आंख को लेकर के सावधानी जरूरी है। और आगे इन्होंने पूछा है कि आगे का भविष्य कैसा होगा, क्या कोई परिवर्तन या चुनौतियां हैं जिनके लिए मुझे तैयारी करनी चाहिए। सबसे बड़ी तैयारी तो आप यही करिए कि आप विदेश चले जाइए। आप और कोई तैयारी क्यों करिएगा, आप विदेश चले जाइए। अगर आप विदेश चले जाइएगा तो आपकी जिंदगी वैसे ही बहुत सुरक्षित मुझे दिखाई पड़ रही है, वही वैसे ही बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप विदेश गमन की तैयारी करिए और विदेश जाने की सोचिए। मुझे इस कुंडली में विदेश जाना सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। अब आप आपके पति की स्थिति बन जाए तो आप लोग विदेश चले जाइए, वहां जाकर के जिंदगी ज्यादा बेहतर हो जाएगी यहां की अपेक्षा। दशा के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र की दशा आपकी कुंडली के लिए कारक दशा नहीं है, परंतु शुक्र कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं। 12वें भाव का शुक्र जो है मरुत्व वेग योग बना देता है, जो विदेश गमन, हवाई यात्रा इत्यादि को प्रदर्शित करता है। तो शुक्र की दशा आपको विदेश भेजने के लिए बेहद सहयोगी दशा है। आप जाने की तैयारी करिए और जाइए। बाकी जीवन में ऐसी देखिए, जब तक जीवन है चुनौतियां खत्म नहीं होंगी। आपका लग्न सिंह है। देखिए इस लग्न की एक बड़ी समस्या है। वैसे तो सिंह लग्न के दूसरे भाव में कन्या राशि होती है। कन्या राशि मैनेजमेंट की राशि है, बुध की राशि है, वाणी के कारक हैं बुध। फलतः सिंह लग्न के जातक जब बोलते हैं तो उनकी बात को सभी सुनते हैं, परंतु आपके लग्न की एक बड़ी तकलीफ है, और वो है सामने वाले को आपके अच्छे व्यवहार के बावजूद अहंकार की प्रतीति होना। और आप तो देवगण की हैं, तो देवगण होने के चलते कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के कारण जो आपके आसपास के लोग हैं आपके व्यवहार में अहंकार अवश्य देखेंगे। आपको
किसी को भी ऐसा प्रतीत नहीं होने देना, सबको लेकर के साथ सामंजस्य बिठा करके चलना है, ये बहुत जरूरी, यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको आपने पार कर लिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष शास्त्र कहता है जन्म कुंडली में जहां चंद्रमा हो, जहां कर्क राशि हो, वहीं के को लेकर के उस भाव से संबंधित चिंता जातक के जीवन काल में बहुत ज्यादा होती है। तो व्ययाधिक के कारण हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी चिंता हो, वो सब दूर हो जाएगा। विदेश चले जाइए, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अब सवाल उठता है कि विदेश में जाकर के खर्च बढ़ जाता है कि घट जाता है? बढ़ जाता है, लेकिन असल में वहां इनकम भी हो जाएगी और काम इतने ज्यादा आपके हो जाएंगे कि आपको ये सोचने का मौका नहीं मिलेगा। परंतु ये याद रखिएगा, आपकी कुंडली में डिप्रेशन की भी स्थिति है, तो आपको बहुत सचेत रहना है। हो सके तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने गुरु को जितना हो सके आप बलवान करने का प्रयत्न करिए। गुरु आपके बली रहेंगे तो आपके जीवन में कहीं कोई प्रश्न किंतु परंतु रहेगा ही नहीं। आपकी कुंडली में गुरु अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, केतु के नक्षत्र में, केतु हस्त नक्षत्र में जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। मंगल की नीच हो जाने के चलते गुरु के बल में कमी आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मंगल की नीच हो जाने के चलते यहां निचत्व भंग है। मेरे दर्शक जो हैं इस बात को लेकर के तनिक भी संशय में ना पड़े कि यहां निचत्व भंग नहीं, निचत्व भंग है, लेकिन निचत्व भंग से मंगल को बल प्राप्त होगा, न कि इससे गुरु भी बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इससे गुरु में कमी कहीं ना कहीं रह ही जाएगी। षडबल में इनके गुरु बहुत बली नहीं हो पा रहे हैं। गुरुवार का व्रत करिए, रविवार को नमक का त्याग करिए। आप चाहें तो सोने का छल्ला या सोने की चूड़ी इत्यादि हमेशा पहन करके रखिए। पुखराज भी आप पहन सकती हैं, मना नहीं करूंगा मैं। 7.25 रत्ती का पुखराज तर्जनी उंगली में, सोने की अंगूठी में गुरुवार के दिन आप पहनिए। परंतु एक डर है कि अगर आपको पेट की तकलीफ बहुत ज्यादा है पहले से, या कुछ है, पाचन में परेशानी है, तो आपको पुखराज न पहनने की सलाह मैं देता हूं। बाकी रत्न तो दूसरा और कोई मैं नहीं कहूंगा आपको। बाकी इस कुंडली के हिसाब से आराधना करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का नित्य एक माला जप करिए। भुवन भास्कर को नित्य अर्घ दीजिए, और साथ ही साथ प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी गुरु को बल देने के लिए चने की दाल का सेवन, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र का पहनना, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना, ये सब आपको बहुत फायदा देगा। जुबान पर भी अपने केसर का तिलक लगाइए, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको आप कर लीजिए, इससे आपको काफी राहत। और पूर्णिमा का व्रत अवश्य करिएगा, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी कोई रत्न इत्यादि धारण करने की सलाह नहीं देता हूं। एक और बात, चतुर्थ में शनिदेव हैं, जो कि कई बार थोड़ा स्वास्थ्य में परेशानी के रूप में एक मानसिक अशांति, एकाकीपन, वैसे भी सिंह के जीवन में एकाकीपन होता है, वो ला देंगे। तो आप समय समय पर शनिवार के दिन छाया दान किया करिए। सरसों तेल में अपना चेहरा देख करके तो दान कर दीजिए, या कहीं पीपल वृक्ष इत्यादि के नीचे रखवा दीजिए। तो ये प्रयोग करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। बस इसके अलावा कोई और उपाय नहीं करना है। तो प्रिय दर्शकों, आप इनकी जन्म कुंडली को देख रहे हैं। वैसे तो इनके कोई और बहुत बड़े कठिन प्रश्न नहीं थे। इसी तरह के प्रश्न अपने भविष्य को लेकर के इनको कुछ जिज्ञासाएं थी, जिसका मैंने जवाब दे दिया। फिर भी यदि आप इस जन्म कुंडली को देख ही रहे हैं, कुछ प्रश्न हैं आपके मन में, आप इनको कुछ कहना चाहते हैं, तो जरूर करिए। मेरी तरफ से अंतिम बात सिर्फ इतनी ही है, ये गुरु, पूरी कुंडली का विश्लेषण एक लाइन में, वो है गुरु। पूरी कुंडली का विश्लेषण यही समाप्त हो जाता है जब मैं कहता हूं गुरु नवम में है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। और आप इस कुंडली के लिए यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।